चलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है ना, कितना इसका रिएक्टिविटी होता है, नेसेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है नहीं होता है, सब कुछ के बारे में लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन नाम से स्पष्ट है, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला हाइड्रोजन। वैसे नेसेंट हाइड्रोजन भी क्या था, एटॉमिक मतलब स्टेट में ही एग्जिस्ट करता था, समझे ना। लेकिन दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा ना, अलग अलग तरीके से होगा। जैसे कि नेसेंट हाइड्रोजन में क्या बताते थे आप लोग को, जो रिएक्शन के दरमियान में वो आपको प्रोड्यूस होता था, नहीं जी, जो बोलते थे कि C2 में ऑब्टेन होता है। C2 कहने का सेंस क्या होता था, रिएक्शन के दरमियान में। जैसे कि कोई मेटल मान लीजिए किसी एसिड से कंबाइन किया तो जो हाइड्रोजन निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, तो एटॉमिक फॉर्म में ही निकलता है, जिसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, समझे ना। उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी, समझे ना। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में जी, तो एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है ना, अलग तरीके से होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज वेरी स्टेबल, जानते ही हैं। A good amount of heat energy is required to break the single covalent bond to get atomic hydrogen। ठीक, जैसे कि H2 है, अब आप इसको तोड़ करके एटॉमिक स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो आपको 103.4 किलो कैलोरी या 432.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब जा करके इसका बॉन्ड आपको क्या होगा, टूटेगा और एटॉमिक स्टेट में ऑब्टेन्ड होगा, समझे ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जितना भी आपको होमो एटॉमिक में इसका सेम एटम्स के बीच जो बनने वाला सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का ही होता है। क्योंकि इसका रीज़न आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में ही बता रखे हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, छोटा साइज़ का होता है ना, 1s है कि नहीं जी, छोटा साइज़ का ऑर्बिटल होता है। तो छोटा साइज़ का ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करता है, तो अच्छा ओवरलैपिंग करने के कारण क्या करेगा आपका जी, वो सबसे छोटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इस वजह से क्या होगा आपका जी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है, समझे ना। तो ये सब चीज़ों का चर्चा हम लोग पहले भी कर रखे हैं और अभी भी बता रहे हैं आपको। इसलिए क्या होता है ना कि आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा ना जी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशन पे क्या होता है ना, इनर्टनेस बिहेव करता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन रहेगा लेकिन उससे रिएक्शन नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, समझे बात ना जी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी जैसे मीन्स क्या, 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, समझे ना, 180 टेम्परेचर के बीच में। तो इन सब कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको आराम से मिलेगा, एनर्जी मिलेगा जी, तो बॉन्ड बीच का टूटेगा। तो बॉन्ड बीच उसके बीच का टूटेगा तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कर देगा ऑक्सीजन से। चलिए हम लोग देखते हैं जी कि हाइड्रोजन को कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन को। नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, किसके कैसे प्रोड्यूस होता है आपका जी, तो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से देखिए जी, एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैन बी डिसोसिएटेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन एट लीस्ट इन 3 वेज। 3 तरीका से क्या कर सकते हैं जी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं, किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो चलिए पहला तरीका क्या है आपका जी, वायर्स ऑफ टंगस्टन, प्लेटिनम और पैलेडियम एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हैं ना जी, कितना ज़्यादा है आपका, है ना। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट 0.01 mm प्रेशर बट इमिट एटॉमिक हाइड्रोजन। मतलब आपको क्या करता है जी, आपका इतना आपको टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करेगा आपका जी हाइड्रोजन को, है ना। ये सब मॉलिक्यूल, ये सब आपका क्या मेटल, टंगस्टन का वायर हो सकता है या प्लेटिनम का हो सकता है या पैलेडियम का हो सकता है, ये सब एब्जॉर्ब करेगा इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस को, और फिर क्या करेगा, उसके बदले में क्या रिलीज़ करेगा आपका जी, तो वो रिलीज़ करेगा एटॉमिक हाइड्रोजन को। मतलब क्या होगा आपका जी, इतना टेम्परेचर पे वो एब्जॉर्ब करके फिर डिकम्पोज करके, मतलब बॉन्ड, दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ करके और फिर एटॉमिक स्टेट में क्या करता है आपका जी, वो प्रोड्यूस करता है, समझे ना। चलिए तो देख सकते हैं H2 जो है ना आपका जी, गैस स्टेट में था, उसको इतना टेम्परेचर मिला, वो इस रूप में कन्वर्ट होता है उसके सरफेस पे, है ना, इस मेटल के सरफेस पे, जिसमें आपका क्या क्या हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, आपको पैलेडियम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है। यही सब मेटल के पास टेंडेंसी भी होता है हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने का, है ना। एडजॉर्ब मीन्स होता है, एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है आपका जी, वो अपने सरफेस पे चिपकाना, समझे ना। तो अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करने का क्या होता है, टेंडेंसी भी होता है इन सब मेटल के पास। तो एडजॉर्ब करके फिर आपको क्या होगा जी, ब्रेक डाउन करके और कन्वर्ट करेगा किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, आपका सेकेंड आपको देख लीजिएगा प्रोसेस क्या है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ऑल्सो एटमाइज्ड व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड बाय स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स से अगर उसको बम्बार्ड करेंगे तो वो आपको एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रोसेस देख लीजिएगा जो सबसे अधिक यूज किया जाता है आपका जी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन एट अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर प्रेशर ऑल्सो लीड्स टू एटमाइजेशन। देख सकते हैं कि आपका टंगस्टन का रॉड है, इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पास कराएंगे, है ना, यहाँ पास कराएंगे और इसी जगह पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करा देंगे। समझे बात मुझे, याद रखिएगा कि इन सब प्रोसेस में जितना भी प्रोसेस अभी दिखाऊँ ऊपर में भी, है ना, कहीं पे भी ऑक्सीजन आपका नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो तुरंत आपका क्या होगा, निकलने के साथ ही क्या होगा आपका जी, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और आग लग जाएगा। समझी बात ना जी, है ना, इसलिए ऑक्सीजन का पूरी तरह से वहाँ पे अब्सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे टंगस्टन का रॉड लेकर के और स्पार्क करेंगे, स्पार्क यहीं पे करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पास कराएंगे। समझे ना, तो क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पास कराएंगे तो उसको एनर्जी मिलेगा स्पार्क के जरिए, स्पार्क के जरिए एनर्जी मिलेगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा आपको एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो ये 3 तरीका था आपको जी हाइड्रोजन, आपको एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में प्रोड्यूस करने का। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आपका जी। एटॉमिक हाइड्रोजन इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ, बताए भी थे कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव जो होगा उसका शॉर्ट लाइफ होगा, बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन होगा। द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिकम्बिनेशन रिलीजेज, मतलब अब एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन होगा जी, तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो खुद ही कंबाइन कर लेगा, या कोई अदर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो खुद ही आपस में कंबाइन कर लेगा, जिसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन। और रिकम्बिनेशन के बाद क्या करेगा आपका जी, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो H + H आपको क्या होगा जी, H2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे H2 होगा, है ना, यहाँ पे आपका H2 होगा। अब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा था टूटने में उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे H2 होगा। समझे ना, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको याद होगा, इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी पीछे भी दिखाए थे, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा था H2 को टूटने में, तो रिकम्बिनेशन होगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका जी, रिलीज होगा। समझे ना जी, इज यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजन टॉर्च फॉर वेल्डिंग पर्पस। अब देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन को रिकम्बाइन करके किस में कन्वर्ट करेंगे, तो H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है आपका जी, है ना। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जी हाइड्रोजन टॉर्च में, जो वेल्डिंग पर्पस में काम आएगा। वेल्डिंग समझते नहीं जी, जैसे आयरन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होगा, बहुत अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगा, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। और स्ट्रीम ऑफ हाईली एटमाइज्ड हाइड्रोजन इज डायरेक्टेड ऑन द मेटल प्लेट टू बी वेल्डेड। जिस मेटल प्लेट को वेल्ड करना है उस पे एटॉमिक हाइड्रोजन को पास कराएंगे। द मेटल सर्व्स एज थर्ड बॉडी एंड हेल्प्स डिसिपेटिंग द हीट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अब वो एटम जैसे ही वहाँ पे जाकर के आपका क्या होगा, स्ट्राइक करेगा मेटल पे, तो मेटल वो हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा आपका जी, आपस में रिकम्बाइन करेगा। रिकम्बाइन करने के बाद क्या करेगा आपका जी, वो कन्वर्ट होगा किस में, H2 में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, बहुत अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि क्या होगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो मेटल का प्लेट क्या होगा, मेल्ट होकर के आपका क्या होगा जी, जुड़ जाएगा, मतलब वेल्डिंग का काम आपका यहाँ पे होगा। समझे बात ना जी, है ना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो किसी को भी तुरंत क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। समझे ना। इट कंबाइंस डायरेक्टली विथ नॉन मेटल्स टू गिव दियर हाइड्राइड्स। जैसे कि ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड दे दिया, सल्फर से करेगा तो H2S दे दिया, है ना, ब्रोमीन से, क्लोरीन से, आयोडीन से, फ्लोरीन से, किसी से भी क्या करेगा, तुरंत ही कंबाइन कर लेगा ये। समझी बात ना जी, ठीक है। कोई दिक्कत है, जैसे कि देख सकते हैं 2H से कंबाइन किया था, H2S में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका PS3 का बनाया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इट ऑल्सो कंबाइंस विद द मेटल्स टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। ये आपको मेटल से भी कंबाइन करके क्या करेगा आपका जी, आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि लिथियम से कंबाइन किया तो L आया, H बनाया, समझे ना। आपको कैल्शियम से कंबाइन किया तो CaH2 बनाया, इसको बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। इसमें क्या होता है कि ये आपको H- के स्टेट में होता है, H आपका क्या होता है, माइनस के स्टेट में होता है। तो इस कंडीशन में आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि आपका इस केस में H जो है ना आपका, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो H- में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके पास आ गया प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया आपका जी, इसको लिथियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। Ca को Ca2+ में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स कैल्शियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। समझे ना। चलिए, ये क्या कर सकता है, इथेन को रिड्यूस कर सकता है। अब जैसे H2 को ले आएंगे जी आपका निकेल के साथ, तो निकेल के सरफेस पे भी क्या होता है, आपको हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब होगा। समझे ना। तो एटॉमिक स्टेट में उसमें भी प्रेजेंट रहेगा, जिससे जो क्या करेगा आपका जी, आपको इथेन को इथीन में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। समझे ना। ये क्लास 10th में ही पढ़ना था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए आपका जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट्स आर रिड्यूस्ड
टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल। अब जैसे कि जो लो रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि कॉपर, आपका कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया आपका, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा मेटल में, समझा ना, ठीक है। AgCl हो गया, ये भी आपका रिड्यूस होगा किसमें आपका जी, Ag में, है ना। अब देखिए NaNO3 सोडियम आपका क्या जी, हाईली रिएक्टिव होता है, उसको भी रिड्यूस कर देगा ये, सोच लीजिए। मतलब सोडियम से भी ज़्यादा आपका एटॉमिक स्टेट में क्या होगा जी, हाइड्रोजन अगर रहेगा तो सोडियम से भी ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिविटी इसका हो गया। बात समझा रहा है ना जी, कितना खतरनाक चीज़ है ये, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को जी, एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का। वैसे नेसेंट हाइड्रोजन का एक चीज़ बताते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन या मान लीजिए जब हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन आपको एलिमेंट जो रहेगा एटम के स्टेट में रहेगा तो कितना खतरनाक होता है बताते हैं। जैसे कि सोडियम को पानी में फेंकते हैं जी, है ना, तो पानी में फेंकते तो क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है ना जी। तो हम लोग ऐसा देखते हैं ना जी कि सोडियम को पानी में फेंके तुरंत ब्लास्ट करता है जी, बहुत खतरनाक विस्फोट करता है कि नहीं करता है जी, अरे जानते हैं ना जी, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, तो वहाँ पे होता है ना कि जैसे सोडियम को पानी में फेंके ना, तो वो क्या करेगा आपका जी, वो आपको वाटर से तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको रिएक्शन करके क्या करेगा आपका जी, तो वो रिएक्शन करके वो आपको रिएक्शन करके, जैसे सोडियम हुआ वाटर से रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा आपका जी, NaOH, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है आपका जी, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या नेसेंट हाइड्रोजन है, समझे बात में जी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना खतरनाक होता है, उसको देखना है, समझे ना। सोडियम का हाई रिएक्टिविटी होता है, इस कारण से आपको वाटर से रिएक्शन करेगा, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन को क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है ना आपका जी, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। ये आपको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो रहेगा ऑक्सीजन, उससे तुरंत कंबाइन करेगा, समझे बात ना जी। और ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। और यही क्या होता है, विस्फोट करता है ना। पटाखा जैसे फटता है ना जिसका, क्रैकर्स जैसे फटता है कि नहीं फटता है जी, है ना, आग लगाते हैं, वैसे आपका क्या होता है, सोडियम का रिएक्शन क्या होता है, वाटर के साथ होता है कि सोडियम का छोटे से टुकड़ा को पानी में फेंक देंगे तो आपका क्या होगा जी, बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, विस्फोट करने लगता है। कोई दिक्कत है किसी को भी, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको सोडियम सबसे पहले क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, तो NaOH में कन्वर्ट होगा, नेसेंट हाइड्रोजन निकालेगा। अब वो नेसेंट हाइड्रोजन अब चूंकि NaOH में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ साथ बहुत अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा, हीट एनर्जी भी क्या करेगा आपको जी, वो रिलीज करेगा, है ना। तो हीट एनर्जी भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, जो कि कुछ ज़्यादा ही आपका हाईली रिएक्टिव है। इन सब वजह से क्या होगा आपका जी, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, तो वो कन्वर्ट होगा जी H2O में, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन को फेंकते ही विस्फोट करता है, आवाज़ करता है, धमाका करता है। अगर आप घर में कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, और घर में छोटा सा टब वगैरह में कर रहे होंगे, तो मतलब मुँह कान फट जाएगा, समझे ना, मुंह एकदम पूरा झुलस जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये सब रिएक्शन घर में बिल्कुल भी नहीं करना है, समझे बात ना जी, है ना। अब सोडियम जैसे मिलता है, सोडियम वगैरह जो मिलता है ना, तो वो क्या होता है, केरोसिन में डुबाया हुआ रहता है, और नहीं तो उसके ऊपर में ना पैराफिन वैक्स को कवरिंग रहता है किया हुआ, ताकि वो एटमॉस्फेयर वगैरह से रिएक्शन ना करे। ये इतना खतरनाक होता है कि मतलब तुरंत रिएक्शन कर लेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा उससे रिएक्शन कर लेगा, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इस कारण से किसी से भी रिएक्शन करके और तुरंत हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, फिर समझ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। परमैंगनेट एंड क्रोमेट आयन आर रिड्यूस्ड टू Mn2 एंड Cr3 आयंस रिस्पेक्टिवली। अब जैसे कि देख सकते हैं आपका जी, ये है ना, ऐसा रिएक्शन पहले भी करा रखे हैं, समझे ना जी। तो जैसे ये आपका क्या जी, आपका ये क्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट नहीं, ये क्या है, क्रोमेट आयन है। तो ये देख सकते हैं 3 नेसेंट आपको हाइड्रोजन से कंबाइन करके और Cr3+ में कन्वर्ट हुआ। इसका कलर जो होता है ना, इसका कलर होता है आपका ये येलो कलर होता है, समझे बात ना जी, है ना, येलो कलर होता है। और येलो को कर देगा किस में जी, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। इसका कलर क्या होगा आपका जी, येलो होगा, इसको कर देगा कन्वर्ट किस में, ग्रीन में कर देता है। जैसे परमैंगनेट की बात करते हैं तो MnO4- होता है, समझे ना जी। तो MnO4- होता है, तो MnO4- का कलर जो होता है ना, वो क्या होता है, पर्पल होता है, और उससे रिएक्शन करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, Mn2+ में, जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो उसका कलर क्या करता है, चेंज कर देता है, मतलब उसको रिड्यूस कर देता है, समझे बात ना जी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट आपका क्या हाइड्रोजन का टाइप है, ये क्या है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, समझे बात ना जी, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन ये क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि जैसे पैलेडियम का सरफेस हो गया, निकेल का सरफेस हो गया, है ना, प्लेटिनम का सरफेस हो गया, आयरन का सरफेस हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब सरफेस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे चिपका सकता है ना, अपने सरफेस पे क्या कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है, एडजॉर्ब, एडी, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब जैसे हो गया कि रसगुल्ले में रस रहता है अंदर घुसा हुआ, अरे रहता है कि नहीं जी, तो वो एब्जॉर्ब हो गया, उसको दबाएंगे तो क्या अंदर से आपका रस निकलता है बाहर, कोई दिक्कत है जी, मतलब आपको रस जो है ना उसके बल्क में घुस चुका है, उसके वॉल्यूम में घुस चुका है, तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी जी, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, है ना, एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है ना, आपको जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कहाँ चिपकता है, तो वो सरफेस पे चिपकता है। जैसे आप लोग आएँ और किताब निकाले और फटाफट क्या करें, किताब कॉपी निकाले, फटाफट बेंच को साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं जी, है ना। तो वो क्या होता है, बेंच को क्यों साफ़ करते हैं जी, डस्ट पार्टिकल रहता है उसके सरफेस पे चिपका हुआ, तो डस्ट पार्टिकल उसके सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्ब हो चुका होता है, जिसको आप कॉपी से या बुक से या पेज से क्या करते हैं, उसको झाड़ना, या कपड़ा रहता है तो कपड़ा से झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, उसको क्या बोलेंगे जी, एडजॉर्प्शन। तो वही फिनोमेना क्या होता है, गैस के साथ होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ होता है। वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, आपको मेटल्स के सरफेस में चिपकता है। वो कौन सा मेटल है जी, तो निकेल हो सकता है, आयरन हो सकता है, आपको पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, इन सब मेटल के सरफेस पे क्या होता है, चिपकता है। हो सकता है इसमें होगा दिया हुआ, देख सकते हैं आपका जी, दिया हुआ है आपका हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम सरफेस, ठीक है ना, और भी कुछ मेटल्स होगा दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ देख सकते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ एनी गैस ऑन मेटल सरफेस इज नॉन एज ऑक्लूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, ऑक्लूजन बोलते हैं। और जब वही गैस में से आपको, अगर वो गैस होगा हाइड्रोजन, और जो गैस आपका क्या चिपक रहा है मेटल के सरफेस पर, अगर वो गैस तो क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जी, इस प्रोसेस को भी ऑक्लूजन बोलेंगे, लेकिन उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलेंगे। समझे बात ना जी, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब ऑन अ मेटल सरफेस, दिस हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। उसको क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलेंगे। समझे बात ना जी। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी होता है। लेकिन इसका रिएक्टिविटी क्या होगा आपका जी, वो एटॉमिक स्टेट वाला हाइड्रोजन या नेसेंट स्टेट वाला हाइड्रोजन वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, किसी से भी नहीं, अरे खुद से भी नहीं रहता जुड़ा हुआ, पूरी तरह से एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ऑक्लूडेड हाइड्रोजन में क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन एटम मेटल के सरफेस से रहता है जुड़ा हुआ। तो अब इसको किसी और से जुड़ना है तो सबसे पहले क्या होगा आपका जी, पहले जिससे जुड़ा हुआ वो बॉन्ड पहले ख़त्म करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो मतलब ऑक्लूडेड हाइड्रोजन को किसी और से कम्बिनेशन करना है तो पहले मेटल के सरफेस से आज़ाद होना पड़ेगा। समझे बात ना जी। तो वहाँ रहता है जुड़ा हुआ, जिस कारण से इसका रिएक्टिविटी जो होता है ना आपका जी, वो क्या होगा कि नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। तो तीनों का अगर रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा क्या कि सबसे कम जो होता है रिएक्टिविटी क्या होता है आपका जी, वो किसका होगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का होगा, जो कि खुद से रहता है जुड़ा हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उसके बाद ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का होगा, उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन का होगा, एंड देन क्या होगा आपका जी, एटॉमिक हाइड्रोजन का होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी बहुत कम होगा, उससे ज़्यादा किसका रहेगा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का। क्यों जी, ऐसा क्यों ऐसा होता है, तो ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है ना, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसी दो सिमिलर एटम के बीच में। कोई दिक्कत है, इसको तोड़ने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना जी, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा जी, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है, जो कि आपका हाइड्रोजन एटम क्या होता है, मेटल के सरफेस पे क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। समझे बात ना जी, है ना। फिर आपको क्या होगा, फिर आपका क्या होगा जी, नेसेंट हाइड्रोजन होगा, जो रिएक्शन के दरमियान में निकलता है। समझे ना जी। और सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी क्या होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन का होगा। अब देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन एक जैसा ही है, अंतर ये है ना कि इसका प्रोडक्शन ही हाई एनर्जेटिक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए आपका क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं जी, है कि नहीं, है ना। या मान लीजिए क्या कर रहे हैं आपका जी, इसका प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब करा करके तब 2000 से लेकर के 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर, तब जाकर के प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इसका प्रोडक्शन ही क्या आपका जी, हाई एनर्जेटिक आपका वे में हो रहा है।
तो हाई एनर्जेटिक वे में हो रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। स्टेबिलिटी सबसे कम मतलब क्या, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन और नेसेंट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन आपका क्या होगा, इसका प्रोडक्शन ही आपको क्या होता है, हाई एनर्जेटिक वे में होता है, जिस कारण से इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये बात एकदम 100% हो गया क्लियर जी। तो ये टॉपिक आपको इस तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे कि हाइड्रोजन का कैसे प्रोडक्शन होता है, मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, समझे बात में जी। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं जी। देखिए एक आपका ये जस्ट एक समरी डायग्राम हो गया। जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन या फिर बोल सकते हैं इसको जी डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, H2, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कैसे कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए जी आपके सामने में क्या है, अगर एल्युमिनियम ये NaOH और साथ साथ आपका क्या करेगा आपका जी, H2 से कंबाइन करेगा तो एक सोडा मतलब सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो बस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता हुआ दिखा दिया है ना। अगर सोडियम NaOH से रिएक्शन करेगा, सॉरी सोडियम अगर क्या करेगा, H2 से रिएक्शन करेगा तो ये NaOH और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। सोडियम हाइड्राइड अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये फिर से क्या करेगा आपका जी, आपको क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जिंक को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। FeCl3 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये लेंस प्रोसेस में आपको Fe3O4 बनाएगा और आपको उसके बदले में फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। बोस प्रोसेस में कार्बन आपका वाटर से कंबाइन करके आपको क्या उसको बोलते हैं जी, वाटर गैस का फॉर्मेशन करेगा, मीन CO+H2 का। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग जी, वाटर से स्टीम से क्या करेंगे, रिएक्शन करा करके और फिर हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करेंगे, समझे ना। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर करके और तब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। ये सबसे आपको बेस्ट मेथड होता है, मतलब इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या आपका जी, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, समझे बात ना जी, है ना। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ब्राइन का, ब्राइन में क्या NaCl का आपको एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके और तब आपको क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो इन्हीं सारे मेथड्स के बारे में आपको भी पढ़ना है, समझे बात ना जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है जी, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, समझे ना जी। मेटल्स के साथ आपको वाटर का एक्शन करा के देखेंगे। तो देखिए जी, आपको मेटल जो होता है ना, मेटल वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें कि आपको अल्काली मेटल्स जनरली आ जाता है और कुछ अल्केलाइन अर्थ मेटल आता है। दूसरा होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और तीसरा जो होगा आपका जी, वो लो रिएक्टिव मेटल्स होगा या नोबल मेटल्स बोल सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करता है ना, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करके क्या करेगा आपको जी, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को क्या होगा आपका जी, हॉट वाटर की नीड होगी या फिर क्या होगा आपका जी, उसको स्टीम से रिएक्शन कराएंगे। और जो होगा सबसे लो रिएक्टिव मेटल होगा, वो तो वाटर से तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो उसका एसिड वगैरह से रिएक्शन वगैरह करा करके तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन किसी तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से कर सकते हैं। बात समझा रहे हैं ना जी, मतलब प्रोड्यूस होगा भी कि नहीं होगा, बहुत सारे मेटल के केस में तो ये बात का गारंटी नहीं रहता, मतलब मिलेगा ही नहीं बहुत सारे मेटल के केस में, समझे नहीं जी। तो चलिए हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखिए आपका जी, वाटर से रिएक्शन है आपका जी मेटल का। तो पहला जो आपका जी, विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रूम टेम्परेचर पर ही, सोच लीजिए रूम टेम्परेचर पर ही अगर इन सभी मेटल को वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो आपको देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, फास्टली रिएक्शन किया आपका जी, तो क्या बनाया, NaOH+H2 बनाया, है ना। फिर देख सकते हैं पोटासियम जो है ना रिएक्शन करेगा तो KOH बनाया और H2 बनाया, एक्सप्लोसिव, है ना, ये आपका एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। कैल्शियम थोड़ा स्लो करेगा आपका जी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका H2 बनाया जो कि स्लो रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत है। तो ये आपको क्या रूम टेम्परेचर पर ही ये कर गया। अब देखिए कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिसको, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब जैसे कि सोडियम का, पोटासियम का, ये सब का बहुत हाई रिएक्टिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका फास्ट रिएक्शन हुआ है, मतलब एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन हुआ है, लेकिन हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए जी हर हालत में। तो एक्सप्लोसिव स्टेट में तो काम तो चलेगा नहीं, तो रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नहीं जी, क्योंकि पता चलेगा हाइड्रोजन गैस बनाने के क्रम में वीर गति को प्राप्त कर गए नहीं जी,
है ना। तो वो काम नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, स्लो रिएक्शन करना है। तो स्लो रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम मरकरी को मिला सकते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो इससे सोडियम का रिएक्टिविटी कम होगा। मरकरी क्या करेगा ना, और सोडियम के सरफेस को कवर करेगा। अब जैसे उसके सरफेस पे जो सोडियम का जो टुकड़ा था उसके सरफेस पे मान लीजिए 1 लाख एटम्स था उसके सरफेस पे, छोटा सा टुकड़ा पे। तो वो 1 लाख का 1 लाख एटम क्या करेगा, एट द सेम टाइम में क्या करेगा जी, किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा। तो बात सुनना रहा ना, जब का 1 लाख एटम सोडियम का क्या करेगा आपका जी, वाटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है तो रिएक्शन करेगा। तो समझते हैं जी, एक सोडियम एटम अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो ज़्यादा एनर्जी निकलता है। अब 1 लाख सोडियम एटम अगर एक बार में रिएक्शन करेगा तो कितना ज़्यादा एनर्जी निकालेगा जी, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालेगा ना जी। तो ये तो आपका बहुत फास्ट प्रोसेस, एक्सप्लोसिव होगा जी, मतलब मुंह कान फट जाएगा जी। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर उसको अमलगम बना दिए हैं किसके साथ, मरकरी के साथ मिला करके, तो ऐसे में क्या होगा, उस टुकड़ा के सरफेस पर पहले 1 लाख सोडियम का एटम था और अब क्या मिलेगा आपका जी, तो अब आपको उस पे उसके सरफेस पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि उसके साथ साथ सोडियम एटम के साथ साथ तो मरकरी का भी तो एटम होगा। अब वो रिएक्शन आपका जल्दी करेगा नहीं जी वाटर के साथ। तो क्या होगा, सोडियम का क्या होगा आपका जी, वो संख्या एटम का कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी फर्क पड़ता है, समझे ना जी। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्लोअर होता है, समझे ना। तो इससे आपका क्या होगा, रिएक्शन जो होगा ना, उसको रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं मरकरी को मिला करके, अमलगम को बना करके, समझे ना। चलिए, कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको हॉट वाटर की नीड होगी, समझे ना। तो देख सकते हैं, और विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक MgAlZn, और इन सब को वाटर के साथ मिलाने के बाद हीट करने की नीड होगी। या सीधा सा बात समझिए, इसको गर्म पानी का जरूरत होगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करके MgO बनाएगा। देख लीजिए ध्यान से, MgOH का उल्टा इसने MgO बनाएगा, और तब क्या करेगा आपका जी, वो H2 गैस, ZnO बनाएगा H2 गैस, Al2O3 बनाएगा H2 गैस, ये सब आपका रिलीज करेगा। अब देखिए, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि आयरन हो गया, तो ये भाई गर्म पानी से ही बात नहीं मानेगा, इसको स्टीम से रिएक्शन कराना होगा। स्टीम का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, STAM होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो स्टीम से रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के आपको Fe3O4 बनेगा, और तब हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका जी, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी पे आपका क्या है जी, डिपेंड किया है सब चीज़, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका है जी कि ये जो है ना आपका वाटर से जो रिएक्शन करता है आयरन, ये लेंस प्रोसेस के अंदर आता है, और ये ना मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करता है। मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन में अंतर होता है। प्रिपरेशन बहुत बोल सकते हैं कि हाई कॉस्ट वाला होता है, समझे ना। मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट वाला होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जी, और इंडस्ट्री वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होता है ना जी। अरे प्रिपरेशन कहने का समझ, जैसे क्या आपकी मम्मी घर में रोटी बनाती है तो वो रोटी का प्रिपरेशन करती है, क्या समझे। अब उस प्रोसेस के जरिए एक बार में 100 आदमी को आपकी मम्मी रोटी बना करके नहीं खिला सकती है। उसके लिए क्या होगा, रोटी का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ा सा आपका क्या होगा जी, सारा का सारा इक्विपमेंट्स लाना पड़ेगा। प्रोसेस जो है ना ऐसे करके बेलते हैं, वो प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। नहीं जी, 100 आदमी बैठे हुए खाने के लिए, उसको बना के खिला रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को जी। मतलब एक टाइम में क्या होना है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए रोटी। एनर्जी का भी कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 आदमी आ गए, वही घिसा पीटा प्रोसेस, घर वाला प्रोसेस रोटी बनाने के लिए, तो क्या होगा आपका जी, वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लग गया, एनर्जी ज़्यादा लग गया। अब फिर भी देखेंगे कि टाइमली नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है। उसके प्लेस पे क्या आएगा, मशीन आएगा। मशीन क्या करेगा, तुरंत आटा डालेंगे, फटाक से रोटी निकलेगा जी, नहीं सारा प्रोसेस करके। तो वो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का आपका क्या हुआ जी, प्रोसेस हो गया। तो मतलब लेंस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब लार्ज स्केल में अगर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग लेंस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आयरन को वाटर से रिएक्शन करा करके Fe3O4 बनाएंगे और H2 गैस को रिलीज कराएंगे। फिर Fe3O4 को क्या करेंगे, CO के साथ रिडक्शन करा करके Fe प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर लेंगे। अब फिर अगेन क्या कर सकते हैं, आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं जी स्टीम के साथ। समझे बात ना जी, ये प्रोसेस आगे है पढ़ना, उसको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या है, तो बाय द एक्शन ऑफ आयनिक हाइड्राइड विथ वाटर, वाटर के साथ आयनिक हाइड्राइड का क्या करेंगे जी, रिएक्शन करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या होगा आयनिक हाइड्राइड, देखिएगा जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH बनाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। समझे बात ना जी, है ना। बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, एसिड का मेटल के ऊपर में एक्शन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देख सकते हैं आपका मेटल्स दैट आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना जी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी आपका मेटल ऊपर में है, हाइड्रोजन से ऊपर है,
है ना जी। तो वो मेटल के पास टेंडेंसी है किसको जी, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देने का। वो मेटल क्या आपका जी हाइड्रोजन से क्या है, मोर आपका रिएक्टिव है। तो वो सब क्या कर सकता है, एसिड से रिएक्शन करेगा और तुरंत क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हैं Fe हो गया, Mg हो गया, Zn हो गया, है ना। ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन से आपको मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी चीज आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़ाया गया ही होगा, समझे ना। तो ये सब मेटल जो होता है ना, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये तुरंत उसके एसिड के साथ रिएक्शन करके और तब क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सारा एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। कुछ एसिड के पास, और वो भी खास करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के पास आपको ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है। अब वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के कारण क्या करेगा ना, मेटल आएगा उससे कंबाइन करने के लिए, पता चलेगा मेटल को कर दिया क्या, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज कर दिया तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे जिप का, तो मोस्ट ऑफ द मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएगा। मतलब उस मेटल की बात कर रहे हैं जिसका रिएक्टिविटी क्या आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, वो भी मेटल क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, समझे ना। तो अभी आएगा आगे, घबराने वाली बात नहीं है, समझे ना। तो आपको देख सकते हैं कि मेटल रिएक्शन किया आपका एसिड से, तो फिर क्या किया आपका जी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। नोट करके देख सकते हैं आपको जी यहाँ पे। अच्छा, जो बात बोले वही बात आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, अब ऐसा एसिड जो बहुत ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, द एनायनिक पार्ट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि HNO3 में NO3- ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का काम करता है। उसका काम होगा जी नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करना। वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उस नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा मेटल, मेटल बनाएगा मेटल ऑक्साइड, और फिर क्या करेगा, वो बन जाएगा बेस, और ये रहेगा एसिड। अब एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकला ही नहीं, समझे ना। अभी रिएक्शन करके दिखाएंगे ना, देखिए यहाँ पे जैसे कि कॉपर का रिएक्शन देख सकते हैं। वैसे तो कॉपर आपका हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, समझे ना, लेकिन कॉपर का रिएक्शन करके देखते हैं, इसका दिखाते हैं कैसे रिएक्शन होता है। देखिएगा HNO3 है ना, ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा। कैसे करेगा, तो HNO3 क्या होगा आपका जी, 3 ठो आएगा, है ना। तो ये क्या, सॉरी 2 ठो आएगा, 2 HNO3 आया। अब ये बनाएगा H2O, 2 NO, और 3 क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। बैलेंस देख लीजिए है कि नहीं, 3 दूना 6 और 3 6, ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन आपका क्या है 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है ना, बैलेंस है। चलिए अब कॉपर आएगा, बेचारा कॉपर डायरेक्ट रिएक्शन तो कर नहीं सकता HNO3 से, समझे ना, क्योंकि इसके पास रिएक्टिविटी उतना है ही नहीं। कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बनाया, CuO बनाया। अब देखिए जहाँ से वहाँ पे 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ भी आपका 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल होना ही होगा। तो क्या होगा आपका जी, रिएक्शन करेगा, ये 3 ऑक्सीजन यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है। अच्छा, एक और इसका स्टेप बाकी था अभी। अब देखिए बेस बन चुका है ना, अब ये बेस क्या करेगा आपका जी, ये बन चुका है क्या, बेस। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब ये एसिड से रिएक्शन करेगा, तो HNO3 ऐसा थोड़े कि 2 ही मॉलिक्यूल था जी, और भी तो रहेगा ना। तो ये इसके 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और CuNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा और H2O बनाएगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, बनाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ठो आपका क्या है, आपका जी ये CO प्रोड्यूस होता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको ऐड करने के बाद जो फाइनल रिएक्शन जो निकल करके आएगा वो आपका यही है, ये रिएक्शन निकल करके आएगा, है ना। देख सकते हैं 3 ठो क्या हो जाएगा, पर CU हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए इसी क्वेश्चन में, 3 ठो CU हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 6 और 2 8 आपका क्या होगा, जिसका HNO3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। फिर क्या बनेगा आपका जी, तो 3 आपका क्या होगा, CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा आपका जी, 2 ठो NO बन जाएगा, और आपका यहाँ पे 1 H2O और यहाँ पे 3 H2O, तो बनेगा 4 H2O। कोई दिक्कत है जी किसी को भी। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से ऐसा रिएक्शन हो जाया करता है। कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, अगर हम बात करेंगे Cu का रिएक्शन इसके साथ एक्वस आपका HNO3 के साथ, जैसे यहाँ पे था डाइल्यूट और यहाँ पे क्या रहेगा आपका जी कॉन्सनट्रेटेड रहेगा, ये क्या रहेगा आपका जी कॉन्सनट्रेटेड। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में रिएक्शन जो होगा इसका देखिए ध्यान से, HNO3 है, 2 ठो आएगा मॉलिक्यूल, ये H2O बनाएगा, ये NO2 बनाएगा और ये एक ही नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बैलेंसिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 6 ऑक्सीजन हो ही गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन, बाकी सब बैलेंस है। कॉपर क्या करेगा, उस एक नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके किस में कन्वर्ट होगा, CuO में। ये बन गया बेस। बेस किससे करता है रिएक्शन जी, एसिड से। बनाता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये बेस जो है ना CuO जो है HNO3 से रिएक्शन करेगा और फिर क्या बनाएगा आपका जी, तो ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। अभी इसका हाइड्रोजन जो होगा इसके ऑक्सीजन के साथ भाग जाएगा, तो बनाएगा क्या आपका जी H2O। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका जी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो रिएक्शन निकल के आएगा वो ये रिएक्शन रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये वाला क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन, है ना। तो जिसको स्क्रीनशॉट्स लेना हो स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, समझे बात ना जी, है ना वीडियो वाले बच्चे। बाकी नोट्स तो मिलेगा ही आपको, कोई दिक्कत है किसी को भी, आया बात समझ जी। देखिए अब कुछ ऐसा मेटल्स होता है जिसका रिएक्टिविटी क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता, सॉरी करता है आपका जी, लेकिन आपका क्या होगा वो अलग तरीके से करता है। देख लीजिए ध्यान से, मतलब कहने का सेंस ये है, आपको बताने का हम ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे HNO3 के पास ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, तो बहुत सारा ऐसा एलिमेंट होता है जो हाइड्रोजन आपका क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, लेकिन वो भी क्या होता है ऑक्सीडाइज होकर के आपको हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, जैसे कि देख सकते हैं मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, वो क्या करता है, इसे रिएक्शन करेगा और आपको हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, समझे बात ना जी, है ना, इस तरीके का होगा। उसी तरीके से देख सकते हैं आपका जी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड द SO4 इज नीडेड टू SO2। मतलब आपका क्या हो जी, जब इसका इस्तेमाल करेंगे H2SO4 का, तो वो भी क्या होता है आपका जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। और इसका भी अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखना चाहते हैं, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखिएगा कैसा होता है। ये इस प्रकार से होता है, H2SO4 है, किस में कन्वर्ट हुआ है, SO2 में, H2O में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये कॉपर बेचारा फिर से वही काम करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके CuO बनाएगा। CuO जो होगा H2SO4 से कंबाइन करेगा जी आपका, और क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा, और प्लस क्या बनाएगा आपका जी H2O बना लेगा। इसको आप अगेन ऐड करेंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, सब ऐड होने के बाद आपको फाइनली जो है ना इस तरीके का रिएक्शन आपको क्या होगा, मिल जाएगा, समझे ना। यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो गया, कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। कुछ और एसिड्स का देख लीजिएगा, जिसका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैव H+ आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो वो क्या कर सकता है आपका जी, वो कन्वर्ट हो सकता है, समझे ना जी। एंड द एनाइन वुड नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिजल्ट H+ आयन इज रिड्यूस टू H2। जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग आपका क्या होगा, एसिड होगा, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब आराम से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में जी, H2 में। मतलब आपको जैसे पहले स्टार्ट में जो रिएक्शन कराए थे, जैसे जिंक का कराएंगे जबकि HCl के साथ, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे तो दिया हुआ है आपका जी, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा, समझे ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, कॉपर का डाइल्यूट H2SO4 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, कॉन्सेंट्रेटर के साथ ही करेगा, और वो भी कौन सा रिएक्शन देगा, समझ ही रहे हैं जी, इस तरीके का रिएक्शन देगा, इस तरीके का रिएक्शन देख रहे हैं ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है ना, ये C1C होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो बस इतना आपका क्या होगा जी, आपको रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का केस कल डील करेंगे, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा अभी तक जो पढ़े हैं ना टॉपिक, उस सब का क्वेश्चंस भी क्या करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है शुरू में, समझे ना, फिर उसके बाद आपको आएगा इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है ना आएगा, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसको हम लिख करके पढ़ाएंगे, इसलिए जल्दी से पढ़ा करके निकाल दे रहे हैं, समझे ना।
नींद आने लगता है नहीं?